नमस्कार, मैं रविश कुमार। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है ईपीएस भारत। पेंशन से संबंधित सभी खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। बहुत बड़ी खबर, देश भर के ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए एक ऐतिहासिक आंदोलन की तैयारी हो रही है। 27 नवंबर और 28 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति का जो आंदोलन शुरू होने जा रहा है, वह अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना साबित हो सकती है। इस आंदोलन में देश के तमाम कोनों से सांसदों के शामिल होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। यह सांसद जब जंतर मंतर पहुंचेंगे तो वे सिर्फ समर्थन जताने ही नहीं आएंगे, बल्कि वहां धरने पर बैठकर सरकार को घेरने का भी पूरा प्रयास करेंगे। उनकी एक ही मांग होगी, ईपीएस 95 से जुड़े हुए सभी पेंशन भोगियों की न्यायपूर्ण मांगों को तुरंत माना जाए। यह खबर अभी तक जो हमें मिली है, उसके मुताबिक यह आंदोलन 29 नवंबर तक भी जारी रह सकता है। यानी यह कोई एक दिन का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है, जिसमें संसद के लोग भी सीधे तौर पर शामिल होंगे। दोस्तों, ये पहली बड़ी खबर थी दिल्ली से। अब दूसरी बहुत बड़ी खबर गुजरात से हमारे पास आई है। गुजरात से मिली इस बड़ी अपडेट के अनुसार श्री आरसी पटेल और श्री बी के चौहान की अगुवाई में एक बहुत बड़ा प्रतिनिधि मंडल ने पेंशनरों की मांगों को लेकर एक मांग पत्र तैयार किया है। इस मांग पत्र को सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया को सौंपा गया है। यह कार्य बहुत ही सुनियोजित तरीके से किया गया। गुजरात के पेंशनरों, विभिन्न विभागों के नेताओं और सदस्यों ने एकजुट होकर इस मांग पत्र को तैयार किया और इसे प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री के निजी सचिव के माध्यम से उन तक पहुंचाने का काम पूरा किया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब गुजरात के ईपीएस 95 पेंशनरों की आवाज सीधे देश के सर्वोच्च नेतृत्व तक पहुंच चुकी है। यह एक बहुत बड़ी सफलता की ओर इशारा करता है। अब हम इस खबर को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। 27 और 28 नवंबर को होने वाला यह आंदोलन, जिसकी कमान राष्ट्रीय संघर्ष समिति के हाथों में है, वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। इस आंदोलन का एकमात्र एजेंडा है ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत आने वाले लाखों पेंशनरों को न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी दिलवाना। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ईपीएस 95 है क्या और इससे जुड़े पेंशनरों की मांगे क्या हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995। यह योजना उन निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ के सदस्य होते हैं। सितंबर 2014 में केंद्र सरकार ने इस पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि 1000 रुपए प्रति माह तय की थी। लेकिन दोस्तों, आज के इस महंगाई के दौर में 1000 रुपए का क्या मोल है? यह राशि एक व्यक्ति के गुजारे के लिए भी पर्याप्त नहीं है, फिर उसके परिवार का क्या? यही वजह है कि पेंशनर लंबे समय से इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7500 रुपए प्रति माह करने की मांग कर रहे हैं। अब थोड़ा तकनीकी पक्ष समझ लेते हैं। जब कोई कर्मचारी ईपीएफओ के सदस्य के रूप में काम करता है, तो उसके मूल वेतन का 12% हिस्सा प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। इतनी ही राशि उसके नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर का भी योगदान होता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एम्प्लॉयर के योगदान के 12% में से 8.33% हिस्सा सीधे ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में चला जाता है, जबकि शेष 3.67% हिस्सा एम्प्लॉय के ईपीएफ खाते में जमा होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पेंशनर की भविष्य की पेंशन उसके अपने और उसके एम्प्लॉयर के द्वारा किए गए योगदान पर ही निर्भर करती है। ऐसे में जब पेंशन की राशि इतनी कम है, तो यह पेंशनरों के साथ एक तरह का अन्याय ही है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति का यह आंदोलन इसी अन्याय के खिलाफ एक जन आक्रोश है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है इसका पूरी तरह से शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से चलाया जाना, और शायद यही वजह है कि इस आंदोलन को देश के तमाम सांसदों का भी समर्थन हासिल हो रहा है। अगर आपने पहले के आंदोलनों पर नजर डाली होगी, तो आप जानते होंगे कि जब भी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने जंतर मंतर पर अपनी आवाज बुलंद की है, संसद के कई जनप्रतिनिधि वहां मौजूद रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ पेंशनरों का मनोबल बढ़ाया है, बल्कि संसद के भीतर भी उनकी मांगों को जोर शोर से उठाया है। इस बार भी ऐसा ही होने की पूरी उम्मीद है। यही नहीं, दिसंबर महीने में संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है। ऐसे में इस आंदोलन का टाइमिंग बहुत ही सटीक और रणनीतिक है। उम्मीद की जा रही है कि इस सत्र के दौरान कई सांसद ईपीएस 95 पेंशनरों के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाएंगे और सरकार के कानों तक इस आवाज को पहुंचाएंगे। अब बात करते हैं इस पूरे आंदोलन की रीढ़ की हड्डी कमांडर अशोक रावत की। कमांडर अशोक रावत सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि पूरे देश के ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए एक आशा की किरण है। उनकी लगन और मेहनत का कोई सानी नहीं है। हाल के दिनों में उनका राज्यों का दौरा लगातार जारी है। वह सीधे तौर पर पेंशनरों से मिल रहे हैं, उनके दर्द को समझ रहे हैं और उन्हें एकजुट कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही वह महाराष्ट्र के दौरे पर थे। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में उन्होंने पेंशनरों की एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित किया और उन्हें आने वाले आंदोलन के लिए तैयार किया। उनकी इस पहल का नतीजा यह
रहा कि महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में पेंशनर इस आंदोलन से जुड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन कमांडर अशोक रावत का काम सिर्फ पेंशनरों से मिलने तक सीमित नहीं है। वह एक कुशल रणनीतिकार की तरह काम कर रहे हैं। वह अलग अलग राज्यों के मंत्रियों और सांसदों से भी मिल रहे हैं, उन्हें इस मुद्दे की गंभीरता से अवगत करा रहे हैं और आंदोलन में उनके समर्थन की अपील कर रहे हैं। उनका यह प्रयास है कि सरकार पर एक ऐसा दबाव बने जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाए और सरकार जल्द से जल्द ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि को मंजूरी दे दे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो हर पेंशनर के मन में है वह यह है कि क्या ईपीएफओ के तहत जल्द ही 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिल पाएगी। इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन हाल के कुछ घटनाक्रमों ने पेंशनरों में उम्मीद की एक नई लहर जरूर पैदा की है। केंद्रीय श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने हाल ही में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की थी। इस बातचीत के दौरान उन्होंने ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन सहित सभी मांगों पर समय रहते कार्रवाई का आश्वासन दिया था। यह आश्वासन पेंशनरों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात थी, लेकिन यहां एक समस्या यह है कि यह आश्वासन लिखित रूप में नहीं दिया गया था। पेंशनरों को एक लिखित आश्वासन चाहिए जिसमें स्पष्ट रूप से यह बताया गया हो कि पेंशन कब बनेगी और कितनी बनेगी। अभी तक यह स्पष्टता नहीं मिल पाई है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मुद्दे पर एक हाई लेवल कमेटी ने भी अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी थी। इस समिति ने पेंशन में बढ़ोतरी की सिफारिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य से इन सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। यही वजह है कि पेंशनरों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने लगता है कि सरकार की तरफ से लगातार उन्हें टाला जा रहा है। ऐसे में यह आंदोलन उनकी इसी निराशा और आक्रोश का परिणाम है। कमांडर अशोक रावत का लगातार राज्यों का दौरा, चाहे वह पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो या फिर महाराष्ट्र, इस बात का संकेत है कि अब पेंशनरों की यह लड़ाई अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। वह हर उस व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं जो इस आंदोलन से जुड़ सकता है और उन्हें हर जगह भारी संख्या में लोगों का समर्थन मिल रहा है। यह समर्थन इस बात का सबूत है कि यह मुद्दा सिर्फ कुछ लोगों का नहीं बल्कि देश के लाखों परिवारों का मुद्दा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस बार के आंदोलन का परिणाम क्या होगा? क्या सरकार पेंशनरों की मांगों को मानने के लिए तैयार होगी? क्या वह दिन दूर है जब ईपीएस 95 के पेंशनरों को उनका हक मिलेगा? इन सवालों के जवाब तो भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन इतना तो तय है कि यह आंदोलन एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 27 और 28 नवंबर को जो कुछ होने वाला है वह देश के श्रमिक वर्ग के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो सकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम इस आंदोलन की आवाज को और ऊंचा उठाएं। हमें इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा। हमें सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा करनी होगी और अपने आसपास के लोगों को इस मुद्दे के बारे में बताना होगा, क्योंकि यह सिर्फ पेंशनरों का मुद्दा नहीं है बल्कि हर उस कर्मचारी का मुद्दा है जो भविष्य में पेंशन की उम्मीद लगाए बैठा है। अगर आज पेंशनरों को न्याय नहीं मिलेगा तो कल को हमारी भी यही हालत हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल ईपीएस भारत को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। हम लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई नई अपडेट मिलेगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आपकी टिप्पणियां और सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों, यह लड़ाई न्याय की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है और हमें पूरा विश्वास है कि आखिरकार न्याय जरूर होगा। पेंशनरों की इस आवाज को दबाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि जब एकजुटता और संघर्ष की शक्ति सामने आती है तो कोई भी सरकार उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। 27 और 28 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर इतिहास लिखा जाएगा और हम सब इसके गवाह बनने जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,